हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागग्रंथ श्रृंखला का चौथा भाग, हलाहल पर्व। इसके पहले के तीन भाग यानी आदि पर्व, नाग पर्व और आरण्यक पर्व, ये तीनों आपको चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे नागग्रंथ श्रृंखला की प्लेलिस्ट में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हलाहल पर्व का पहला भाग। सुपर हीरो कौन होता है? कोई महामानव जिसमें एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा शक्तियाँ हों? हाँ बिल्कुल, सुपर हीरो तो वही है जिसकी शक्तियाँ अपराजेय हों। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सुपर हीरो की अपराजेय शक्तियाँ हमेशा शारीरिक हों। चिंगारी आज़ादी की सुलगे मेरे जश्न में हैं, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में हैं। मौत जहाँ जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। उफ, पूरी दिल्ली आरडीएक्स के धमाकों से दहल रही है। अगर तिरंगा सही समय पर नहीं पहुंचता तो हमारे भी परखच्चे उड़ जाते। इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्स ने दिल्ली में जितने भी आरडीएक्स प्लांट किए थे, मैं हर एक तक समय रहते पहुंचने में कामयाब रहा। अब बस एक आखिरी बम बचा है। थैंक्स तिरंगा, तुम ही सच्चे सुपर हीरो हो, जो फ्लाईओवर से गुजरते उस तेज़ रफ्तार ट्रक में जिसे खुद एक्स चला रहा है। एक्स का प्लान ओखला पावर प्लांट उड़ाने का है। किसी भी हाल में उस ट्रक को रोकना होगा। हिंदुस्तान में तो वैसे भी सुपर हीरो की परंपरा बहुत पुरानी है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ये सभी सुपर हीरो ही तो थे। और इनकी सुपर पावर थी इनकी देशभक्ति और इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति। देश की आन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, ये कोई सुपर हीरो ही कर सकता है। सुपर हीरो सिर्फ किसी शारीरिक शक्ति से युक्त महामानव को ही नहीं कहते। सुपर हीरो एक जज्बा है, एक भावना है। सुपर हीरो एक वैचारिक क्रांति है। और वैचारिक क्रांति वही होती है जो एक धरोहर और संस्कार की तरह मौजूदा पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी को देकर जाती है। तिरंगा नहीं! इतने भीषण ब्लास्ट को कोई सरवाइव नहीं कर सकता, तिरंगा भी नहीं। लाश बुरी तरह जल गई है। वैसे भी तिरंगा की रियल आइडेंटिटी, ब्लड ग्रुप या कोई भी वाइटल डिटेल्स हमारे रिकॉर्ड में नहीं है जिससे इसकी शिनाख्त की जा सके। उसकी ज़रूरत नहीं है इंस्पेक्टर विनय, तिरंगा की कॉस्ट्यूम ही उसकी पहचान है। एक्स की लाश का क्या हुआ? शायद नदी के बहाव के साथ दूर निकल गई है। हमारी सर्च टीम तलाश में लगी हुई है। उस आतंकवादी की लाश मिले ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता। जिस बात से देश और दिल्ली को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वह है कि देश ने आज एक सच्चा देशभक्त खो दिया। तिरंगा शहीद हो गया। नहीं, सुपर हीरो की सबसे बड़ी सुपर पावर होती है अमरता। तिरंगा नहीं मर सकता। सुपर हीरो कभी नहीं मरते। सुपर हीरो अमर हो जाते हैं। जब तक भारत है लहराता रहेगा तिरंगा। भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी अमर हैं। इनकी देशभक्ति अमर है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे भारत देशमुख और आप सुन रहे थे हमारा स्पेशल प्रोग्राम जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। आज का हमारा एपिसोड समर्पित था दिल्ली के अपने सुपर हीरो देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा को, जिसने अपनी जान दी ताकि दिल्ली जिंदा रह सके। न्यू दिल्ली नाउ। कुछ साल पहले उस दिन अपने सुपर हीरो, अपने आइडल की लाश के सामने मैंने शपथ ली थी कि तिरंगा नहीं मरेगा। शहीदों ने जिस देश की अस्मत और आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके सम्मान के प्रतीक अमर जवान ज्योति को चंद असामाजिक तत्व अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए अपमानित करें, यह किसी भी देशभक्त से सहन न होगा। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वह पानी है। जो देश के काम ना आए वह बेकार जवानी है। हाँ, मैंने अपने सुपर हीरो के शव पर शपथ ली थी। जब तक भारत है लहराता रहेगा तिरंगा। था। यह दंड नहीं है, न्याय स्तंभ है। यह दंडित नहीं करता बल्कि तुम जैसे उपद्रवियों को अनुशासित करता है। किसी साधारण टेजर गन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल करंट फ्लो है इसमें। ढाल से निकलने वाली रबर बुलेट्स तुम्हारी जान नहीं लेंगी, लेकिन असली बुलेट जैसे ही दर्द पहुंचाएंगी, फट फट फट।
कुछ साल पहले आज के दिन ही तिरंगा दिल्ली से गया था और आज के दिन ही तिरंगा वापस आया है। दिल्ली अब सुरक्षित है। ब्रेकिंग न्यूज़, इतने समय बाद देश की राजधानी में फिर लहराया तिरंगा। क्या देशभक्त डिटेक्टिव वापस आ गया है या फिर ये है कोई बहरूपिया? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए सिर्फ भारतीय न्यूज़ चैनल पर। जनता जानना चाहती है आखिर इतने सालों तक कहाँ था तिरंगा, किसका चेहरा है देशभक्ति के इस नकाब के पीछे। नहीं बचाओ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अचानक एक्शन थ्रिलर से चेंज होकर हॉरर चैनल लग गया हूँ। अचानक से वैम्पायर और ज़ॉम्बी अटैक, वह भी दिल्ली में। कहीं ऐसा प्रोटेस्टर्स का कोई नया नाटक तो नहीं? नहीं, नाटक नहीं है, ये तो सचमुच के ज़ॉम्बी है। मेरे बुलेट एंड फायर प्रूफ कॉस्ट्यूम को इनके दांत भेद नहीं पाएंगे और न्याय स्तंभ इन्हें मुझसे दूर रखेगा। सुपर हीरो बनने के एग्ज़ाम में ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। तिरंगा की पोशाक धारण करने के पहले ही दिन, मेरा मतलब पहली रात में देश के दुश्मनों से लड़ने को तैयार था, लेकिन वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज से नहीं। मैं अकेले इतने लोगों की भीड़ को नहीं बचा सकता। अगर इन्होंने यहाँ सारी भीड़ को इन्फेक्टेड कर दिया तो जल्दी दिल्ली और उसके बाद पूरा देश वैम्पायर और ज़ॉम्बीज से भरा नजर आएगा। मुझे मदद चाहिए। एटॉमिक रिंग्स, पावर ब्लास्ट, जिंग 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 जिंग, बूम बूम बूम। वंडरमैन परमाणु, इसे भी पिछले कई सालों से किसी ने नहीं देखा। देशभक्त डिटेक्टिव के साथ साथ दिल्ली की छत ने भी कम बैक कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि परमाणु दोबारा कभी वापस आएगा। वंडरमैन, देशभक्त डिटेक्टिव, दिल्ली की दो रखवाले एक बार फिर एक साथ थे। मेरी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस की जगह लगे शक्तिशाली स्कैनर्स बता रहे हैं कि असली तिरंगा यानी अभय देशपांडे नहीं है। मेरे सूट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो इंडियन इंटेलिजेंस डेटाबेस से लिंक्ड है, उसमें इस लड़के के आधार कार्ड डिटेल्स मौजूद हैं जो खुद को तिरंगा बुला रहा है। इस लड़के ने तिरंगा बनने की तैयारी तो ज़बरदस्त की है। वैसे भी एकाएक जो स्थिति पैदा हुई है उसमें जितने भी रक्षक आ जाएं बेहतर है। दोनों रक्षकों के दिमाग में जैसे एक ही विचार चल रहा था। क्या परफेक्ट टाइमिंग है कमबैक की परमाणु। सेम टू यू तिरंगा। बूम। दोनों रक्षकों के अपने अंतर्द्वंद थे। यह सिर्फ देखने में थ्रिलिंग और आसान लगता है, मुझे मेरे टाँके उधड़ते महसूस हो रहे हैं। क्या मैं वाकई इस योग्य हूँ? क्या मैं वाकई रक्षक कहलाने लायक हूँ? इंस्पेक्टर विनय के रूप में अपना एक हाथ और दोनों टांगें गंवा देने के बाद मैं दोबारा कभी परमाणु बन पाऊंगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। परमाणु सूट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इसके कृत्रिम अंगों को चला पाना आसान नहीं है। क्या मैं पहले की भांति क्राइम फाइटिंग कर पाऊंगा? परमाणु सूट की रेडियो एक्टिव रेज इन जॉम्बीज को जलाकर खाक कर देंगी। ओह, कृत्रिम पैर मेरे दिमाग के कमांड से सही तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहे। परमाणु लड़खड़ा रहा है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। जॉम्बीज को इलेक्ट्रोक्यूट करके बच्चों से दूर करना होगा। भगवान के अपने तरीके होते हैं, इंसान के मनोबल को परखने के, भले ही वह रक्षक ही क्यों ना हो। यह परीक्षा ही निर्धारित करती है कि कौन रक्षक कहलाने योग्य है। जो अपने अंतर्द्वंद और अक्षमता से जीत सके वही है सच्चा रक्षक। परीक्षा जटिल थी और उन नायकों की हार अकेले उनकी हार नहीं होती। दांव पर दिल्ली थी, दांव पर इंसानियत थी। बूम बूम बूम। और उस परीक्षा में दोनों रक्षक महानायक बनकर उत्तीर्ण हुए। स्थिति एक जगह तो संभलती नजर आ रही थी, लेकिन कहीं पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने वाली थी। आंखें सामन, फ़िरौन महान को बांदी का सलाम। तुम बांदी नहीं हो आंखें सामन, तुम हमारी धर्म पत्नी हो, हमारी सच्ची अर्धांगनी जिसने सदैव हमारा हित सोचा। तुम हमारे शत्रु सूर्य देवराह की उस धोखेबाज और कपटी बेटी बस्तेज जैसी नहीं हो जिसने हमारी पीठ में विश्वासघात का खंजर भोंककर हमारे प्रेम को तिरस्कृत किया। हमारे चिर शत्रुओं की फहरिस्त में अमुन्रा और बस्तेज के अलावा जो नाम सबसे ऊपर है वह नरक नाशक नागराज। नागराज को ममीफाई करने की तैयारियां आरंभ करो आंखें। युग श्राप से बधी उससे ज़्यादा खतरनाक ममी न पहले कभी निर्मित हुई, न उसके बाद कभी निर्मित होगी। हमारा ब्रह्मास्त्र बनेगा ममी नागराज, जो हमारे शत्रुओं का नाश करेगा। अंधेरे के देवता अनुबिस के प्रथम प्रतिनिधि ड्रैकुला के आह्वान से संसार में तामसिक शक्तियों का जो रेला उमड़ रहा था, उसमें नरक नाशक को अपने चिर शत्रुओं की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर शुमार करने वाला तूतनखामन अकेला प्रतिभागी नहीं था। आखिरकार कैद से मुक्ति मिली अष्टभुजा सर्वांग, वह कलमोही महाविनाशिनी मिस किलर और वह नरक का नौटंकीबाज नागराज इस बार तुम्हारे साथ सम्मिलित होकर मेरी मृत्युजीवी सेना की संख्या बढ़ाएंगे।
तूतनखामन और बोकाराक्ष जैसे दिग्गजों का धरती के आयाम में पुनरागमन पाप परिषद की नज़रों से अछूता नहीं था। इस बात पर तो बोली लगनी चाहिए कि नागराज मम्मी बनेगा या मृत्युजीवी। मेरे 10 करोड़ डॉलर नागराज के मम्मी बनने पर, मेरे 10 करोड़ मृत्युजीवी बनने पर। तो आखिरकार ये बिना जान का जमूरा वापस आ गया। खैर, यह पटाखा एक बार बच चुका है, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मिस किलर के ओठों पर हमेशा की तरह मनमोहिनी मुस्कान कुटिल अटखेलियाँ खा रही थी, जो उस महाविनाशिनी के वन में उपस्थित किसी नए महाषड्यंत्र की घोतक थी। मेरी पूरी दिलचस्पी तो इस जंगली सांड, गैंडे, हाथी या जो कुछ भी यह है इस ठोडांगा में है। मेरा अगला औजार बनने की पूरी काबिलियत है इस अफ्रीकी जंगली में। पर मुझे इस पापाध्यक्ष के इरादे को समझ में नहीं आ रहे। हो ना हो ये अपना अलग ही कोई खेल खेलने के चक्कर में है, जिसके लिए ये महा खलनायकों को मोहरे की तरह प्रयोग कर रहा है। इस पाप परिषद का गठन ही शायद इस उद्देश्य से किया गया है कि सिर्फ नागराज के बारे में ही छोटी से छोटी जानकारी नहीं, बल्कि उसका सामना कर चुके हर महा खलनायक के बारे में भी हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल की जा सके, जिसका उपयोग यकीनन आने वाले समय में इन्हें कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा। और ये बात इन मूर्खों को समझ नहीं आ रही है। पापाध्यक्ष इन कम अकलों को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन स्वर्ग की अप्सरा मनमोहिनी मृचिका और मिस किलर को नहीं। मेरे अस्तित्व के बारे में अब भी दुनिया सिर्फ आधा ही सच जानती है। मेरे अस्तित्व और मृचिका के मिस किलर बनकर युगों से असीम तामसिक, यांत्रिक और तकनीकी शक्तियाँ अर्जित करने का सच सिर्फ मैं जानती हूँ। और मेरा ये सच मेरे अंदर ही दफन रहेगा, ताकि इसे मेरे विरुद्ध कोई कभी प्रयोग न किया जा सके। और साथ ही साथ अगर किसी तरह इस ठोडांगा को मैं अपने चंगुल में फंसाने में कामयाब हो जाऊं, तो यह पाप परिषद क्या, शायद खुद पापाध्यक्ष भी मेरा पालतू कुत्ता बन जाए। नागराज से तो उसके बाद इत्मीनान से निपट लूँगी। बल और बुद्धि दोनों में ही मेरे में और ठोडांगा के अलावा बल और बुद्धि दोनों में ही मेरे और ठोडांगा के अलावा यहाँ कोई भी दूसरा महाखलनायक नहीं है। सबके सब लेबर क्लास हैं। आखिर यह पापाध्यक्ष करना क्या चाहता है? इसका इरादा सिर्फ नागराज के खात्मे का नहीं लगता। यह नागराज के खात्मे के साथ साथ महाखलनायकों को कंट्रोल करना चाहता है। मौजूदा परिस्थितियों में घटनाक्रम ने जो नाटकीय मोड़ लिया है, उसके बाद इन किस्से कहानियों का दौर अर्थहीन हो जाता है। अपनी कहानी में आया व्यवधान ठोडांगा के दिमाग में नए विचारों का आगम कर रहा था। पापाध्यक्ष की आवाज़ जैसे करंट की लहर बनकर ठोडांगा और मिस किलर के दिलो दिमाग में गूंजी। आपकी सोच के विपरीत किस्से कहानी के लिए यही समय सबसे उपयुक्त है, सम्राट ठोडांगा। और आपकी सोच बिल्कुल सही है, महाविनाशिनी मिस किलर। आपकी और सम्राट ठोडांगा की जोड़ी वाकई अपराजय होगी। ये हमारे विचार पढ़ सकता है? देखने, सुनने और पढ़ने वालों को लगता है कि युग परिवर्तक महायुद्ध अपने वृत्तांत के स्वरूप में ही यूं आरंभ हुए और यूं समाप्त हो गए, जबकि वास्तविकता में युद्ध की अवधि कई दिनों, हफ्तों अथवा महीनों की भी हो सकती है। अलग अलग तामसिक आयामों से आती ये महापाप शक्तियाँ और महापापियों का महापापी ड्रैकुला नागराज और उसके साथियों के साथ कितना लंबा युद्ध करेंगे, ये देखना दिलचस्प अवश्य होगा, परंतु हर पल रोमांचक हो यह आवश्यक नहीं। इसलिए दोहरा रोमांच बनाए रखने के लिए सम्राट ठोडांगा अपनी कथा जारी रखेंगे। शुरू करता हूँ, पहले ज़रा प्याज बुझा लूँ। कट कट कट, हाँ अब ठीक है। हा 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 हा। ठोडांगा अपनी प्यास बुझाने में व्यस्त था और घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जिस स्थान पर बोकाराक्ष अपनी मृत्युजीवी सेना के साथ अवतरित हुआ था, उसे मेजर कत्लकर और उनके ट्रूपर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। स्टनर स्ट्रिंग्स तैयार कर लो कमांडोज, एयर अटैक स्टैंड बाय पर रखो। हालांकि मैं जानता हूं कि हमारे तरीके इन पर ज़्यादा कारगर नहीं सिद्ध होने वाले। इन्हें सिर्फ 2 ही लोग रोक सकते हैं, जिनमें से एक नागराज फिलहाल पहुंच से बाहर है और दूसरा प्रोफेसर कालराज यानी त्रिकालराज। तिलिस्मा यहाँ आ चुका है। मुझे जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिला मैं यहाँ पहुँच गया। कत्ल कर। फिलहाल आप ही हमारी उम्मीद है प्रोफेसर। तिलिस्म से इनका निकल पाना असंभव था। ये आखिर बाहर निकले कैसे? बाहर कैसे निकले उसे छोड़ो प्रोफेसर, वापस अंदर कैसे जाएंगे इस पर संक्षिप्त निबंध लिखो, वह भी जल्दी। त्रिकालराज, हा हा हा, तू आ गया बुड्ढे। मुझे खुशी हुई कि मेरे और मेरे मृत्युजीवी सेना के लिए उपहार स्वरूप तो आहार बनाने को मानवों की फौज लेता आया। तेरे तिलिस्मी कैद ने हमारी शुदा अग्नि बुरी तरह भड़का दी है। आहार का उपहार तो हमने स्वीकार किया, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि तुझे बख्श दिया जाएगा। अष्टभुज सर्वांग मृत्युजीवी सेना आक्रमण। तेरी तिलिस्मी कैद काफ़ी यातनादायक थी बुड्ढे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि खातिर उतारने में कोई कमी न रह जाए। खातिर जमा रख बोकाराक्ष, खातिर जमा रख। यातनाओं के आदान प्रदान में कोई कमी हम भी नहीं छोड़ेंगे।
प्रेजेंट टाइम, राजनगर एंड रूपनगर फॉरेस्ट, इंडिया। नागराज, चिर शत्रु, कितने युगों तक मैंने इस पल की प्रतीक्षा की है। काश तुम देख सकते कि कैसे पूरे विश्व में तामसिक शक्तियां अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। अपने आराध्य अंधेरे के खुदा अनुबिस की आज्ञा का पालन करने में मैं अंततः कामयाब रहा। हमें सबसे पहले इसका इंतज़ाम करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है बच्चे, तुम्हारे आने से पहले हम क्या कर रहे थे? कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, इस बार मेरे तरीके से। मेरा ओवरसाइज डॉगी इसके पालतुओं को संभालेगा। तुम जानवरों की बोली समझते हो? सीख रहा हूँ। अंतहीन अपनी कूल ब्लू फायर ड्रैकुला पर यूज़ करो। ये नरक की ठंडी आग है, ये जलाती नहीं है, सिर्फ असहनीय रूप से तड़पाती है। वेरी गुड, क्योंकि अगर कोई असहनीय रूप से तड़प रहा है तो वह अपने दिमाग को संतुलित रखकर सोच नहीं पाएगा। इससे दो चीज़ें होंगी, पहली, यह तामसिक शक्तियों का कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दूसरी, इसे वार करने का मौका नहीं। ई सुश, ये ड्रैकुला है बच्चे, इसे वार करने के लिए मौके की ज़रूरत नहीं। मौके की ज़रूरत मुझे भी नहीं। वैसे भी मौका परस्तों की संख्या दुनिया में बढ़ती जा रही है, जिनसे मुझे सख्त नफरत है। नफरत क्या होती है ये तू कभी महसूस नहीं कर सकता नागराज, क्योंकि तूने कभी बेबस खड़े होकर अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मौत के मुंह में जाते नहीं देखा। तो गलत है ड्रैकुला, तू बहुत ज़्यादा गलत है। हिसाब करना शुरू कर द्राक। तेरे पापों का हिसाब मेरा मित्र यूं चुकाएगा कि तुझे गिनने के लिए भीख में मिला तेरा यह अमर जीवन कम पड़ जाएगा। फच। जय बाबा गोरखनाथ। लाख जतन कर ले नागराज, पर मुझे मौत ना आएगी। इसे काबू करने का कोई तो तरीका होगा अंतहीन। वह तरीका तुम्हारे पूर्वजन्म की कथा से संबंध है राजनाग। उस कथा का पूर्ण आवश्यक होना, और फिलहाल उसके लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं लग रही। ड्रैकुला को किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता राजनाग, और कालदूत से लेकर खुद तुम्हारे जैसे महायोद्धा भी इसे बांध कर रखने के कुछ ही कारगर उपाय ढूंढ पाए थे। ओह नहीं अंतहीन, रुक जाओ अंतहीन। मैं श्राप से बंधा हुआ राजनाग, अगली रात्रि तक मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बरगद के नीचे ध्यान मग्न नगीना सारी घटनाओं पर अपनी नजरें जमाई हुई थी। हा 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 हा। गड़बड़ हो गई। अंतहीन की आत्मा वापस पेड़ पर आ लटकी। मुझे नागराज की सहायता करनी होगी। प्रिंस क्रो के जाते ही उसकी सेना नेतृत्वहीन हो गई। क्रा क्रा क्रिंग। अफसोस नागराज, न तेरा दोस्त तेरे काम आया, न तेरी शक्तियां। दोस्ती पर ज्ञान वे दे रहा है जिसे दुश्मनी के अलावा कोई भाषा समझ नहीं आती। ढोगा, टेंशन दव नकोस कुत्रा आला है, तुला नीट समझून गईला। वाह, डोगा भी आ गया। टेंशन मतलब कुत्ता आ गया है, तुझे ठीक से समझ लूंगा। डॉग्स 11 अटैक। डोगा तुम यहाँ कैसे? जैसे फालतू सवाल पूछकर टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्ट एक्शन पर आते हैं। अच्छा किया, वरना मैं बोरियत से ज़रूर मर जाता। तू बस कर हराम खोर, तू बस मर हराम खोर, किसी भी चीज़ से मर, तू बस मर। अनुबिस के प्रथम अनुयायी को तो देवता भी नहीं मार सकते, तुम तुच्छ प्राणियों की क्या बिसात है। उस भीषण टकराव से जैसे पूरा जंगल थर्रा रहा था, और वह थर्राहट तेजी से बढ़ती ही चली जा रही थी। उस महाजलजली की किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। अब ये क्या चीज़ है? ये इसका ही कोई पालतू है क्या? ये तो क्रोध केतु को भी है। एक और पुराना शत्रु आ गया। तुझसे भी पिछली बार हिसाब अधूरा रह गया था पागल भेड़िए। ये भी आ गया। यहाँ तो सुपर हीरोज़ की लाइन लगती जा रही है, फिर भी ड्रैकुला काबू में आने का नाम नहीं ले रहा। पिछला आइडिया तो फ्लॉप हो गया, लेकिन एक और ब्राइट आइडिया दिमाग में आ रहा है। लेकिन इसके लिए नागराज को कन्विंस करना होगा। सिर्फ वही है जो ड्रैकुला को रोक सकता है, वरना ये लड़ाई नॉन स्टॉप बैटल मोड पर चलती रहेगी। तुम अब तक यहीं उतरो, तुम्हें यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। एक मिनट, मेरी बात सुनो नागराज। मेरे पास ड्रैकुला को रोकने का श्योर शॉट आइडिया है। ये तुम्हारा काम नहीं है ध्रुव, वापस लौट जाओ। था हिंसा की पराकाष्ठा के प्रतिमान स्थापित करते उन तीन महाशक्तियों का हर प्रहार जैसे संपूर्ण धरा को हृदयघात दे रहा था। मेरी बात समझने की कोशिश करो नागराज, इस निरर्थक लड़ाई से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। ठीक है ध्रुव, बताओ क्या है तुम्हारा प्लान? तुम्हारी दो सहायिकाएं
है ना, जिनमें से एक में आग की शक्ति और दूसरी में उसके विपरीत यानी शीत की शक्ति। अग्निका और शीतिका, बाहर आओ। अब तुम्हें एक बार फिर से ड्रैकुला का सिर उखाड़ना होगा और ओह, मैं तुम्हारा प्लान समझ गया ध्रुव। डोगा, गोभी, इसके हाथ पैर पकड़ो। चूका हुआ वार बार बार करने से अचूक नहीं हो जाता। पच! वार चूक गए तो तरीके में बदलाव करना चाहिए। अक्सर सही वार भी गलत तरीके की वजह से चूक जाते हैं। दलदल से ड्रैकुला का सिर बाहर निकलते ही अग्निका, शीतिका। नागराज के आदेशानुसार अग्निका और शीतिका ने अपनी अपनी शक्तियों का भरपूर प्रहार ड्रैकुला के कीचड़ लिसड़े सिर पर किया। याओ! ये क्या कर रहा है तू? तुझे पत्थर के सनम बना रहा हूँ। एक्सट्रीम कंप्रेशन, हाई डिग्री टेम्परेचर ट्रीटमेंट से मैं तेरे सिर को मड स्टोन में बदल रहा हूँ। जिस प्रोसेस को प्राकृतिक रूप से क्रियान्वित होने में सैकड़ों साल लगते हैं, वह अग्निका और शीतिका की नाग शक्ति ऊर्जा की बदौलत कुछ मिनटों में पूरा हो जाएगा। जिसके बाद तेरा सिर उससे भी सख्त पत्थर में बदल जाएगा जो तेरी अकल पर पड़े हुए हैं। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है ध्रुव। इसके सिर को पत्थर में बदल देने का आइडिया वाकई कमाल का था, जिसे तुमने पूरा बताने से पहले ही समझ भी लिया और कार्यान्वित कार्यान्वित भी कर लिया। इसका श्रेय तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड्स को जाता है। रक्षक कभी भी इस बात की परवाह नहीं करते ध्रुव कि उनकी सोचें या किए का श्रेय उन्हें जाता है या किसी और को। रक्षक का उद्देश्य उसका कर्म है, वह फल की चिंता नहीं करता। ड्रैकुला के सिर के पाषाणीकृत होते ही उसका शरीर निष्क्रिय हो गया और ज़मीन से टकराते ही जैसे ट्रक से निकले गाड़े काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। ड्रैकुला के साथ ही उसके अनुयायी जैसे रात के अंधेरे में अचानक आए थे, उसी तरह अचानक पलायित हो गए। रक्षकों की विजय का जयघोष करने जैसे सृष्टि भी रात्रि के स्याह अंधकार को चीर कर प्रातः किरणों का आलिंगन कर रही थी। पूर्णमासी का चंद्रमा डूबा। फिलहाल के लिए मुझे मेरे भेड़िया रूप से मुक्ति मिली। हाँ, तेरा जान सा रोशन चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था, परंतु तमस जाने का अर्थ ये नहीं था कि अंधकार खत्म हो गया था। इसी समय की प्रतीक्षा थी हमें। सूर्य देव राव पर इस शताब्दी का सबसे बड़ा ग्रहण थोड़ी देर में लगेगा। राव और उसके अनुयायी नहीं जानते कि उनका जीवन सिर्फ उतनी देर का शेष है। मुबारक हो, नागराज एंड कंपनी ने मोर्चा जीत लिया। हम अगर वहाँ पहुँचते तो वे लोग और जल्दी जीत जाते। प्रोफेसर के इमरजेंसी कॉल के बाद यहाँ पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस मोर्चे पर फ़िलहाल कोई रक्षक मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ पहुँचने तक मिसेस खामन सामन वॉटेवर अपने पति परमेश्वर को वापस ला चुकी हैं। अब आगे क्या? अब मेरा पसंदीदा पार्ट शुरू होता है। अटैक! हल्ला बोल, पट्टी फाड़, मम्मी मार। ये मम्मी नहीं है, ये मम्मी नहीं है, मम्मी है बंदर। तुम्हें क्या पता, हो सकता है इसमें से कोई मम्मी किसी की मम्मी हो। अच्छा, फिर तू मम्मी क्यों? मम्मी की मम्मी मार। तुम लोग नागराज के साथ मिलकर तुम लोग पहले भी मेरा रास्ता काट चुके हो। अच्छा हुआ जो खुद ही मौत से मिलने चले आए हो। तूतन सेना, चीर डालो इन सबको। समझ नहीं आता कि ये सड़े हुए विलेन ज़्यादा बदबूदार होते हैं या फिर इनके पुराने बासी डायलॉग। दोनों ही, इसलिए उन्हें मौका मत दो। सी-टेक फायर ब्लेज मोड ऑन। तो इस ग्रह का प्राणी नहीं है तो इनकी सहायता क्यों कर रहा है मूर्ख? फक। ग्रो अप मॉन्टी। पिछली बार तुम मुर्दों के मुरब्बों से टकराव के बाद RIP ने यह खास सकर प्लकर गन डिज़ाइन की है। इसका स्पेशल पैरानॉर्मल सक्शन मैकेनिज्म तुम्हारी पट्टियाँ खींच लेगा और तुम्हारी शेम हो जाएगी। ग्रो अप मॉन्टी। तूतन खामन को जादू का शहंशाह यूं ही नहीं कहा जाता वज्र ग्रहवासी। मेरे जादू की अता शक्ति ने तो तेरे पूर्वजों को भी मेरे अधीन कर दिया था, जिससे उन्होंने मेरा गुलाम बनकर अपने अति उन्नत विज्ञान का प्रयोग न सिर्फ मेरे लिए पिरामिड निर्माण के लिए किया, बल्कि वज्र ग्रह की तकनीक और मिस्र के जादू की सहायता से ऐसे हथियारों का आविष्कार किया जिनका आह्वान सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मेरे पूर्वज? क्या ये सच बोल रहा है या फिर मुझे भ्रमित करने की इसकी कोई चाल है? तूतन झूठ नहीं बोल रहा, यह तकनीक वाकई वज्र ग्रह की है। तूतन खामन ने एक जादू के झटके में बाजी पलट दी थी। दूसरी ओर नगीना नागराज के पास पहुंचकर उसे वस्तु स्थिति से अवगत करा चुकी थी। क्या कह रही हो नगीना? ये ठीक कह रही है नागराज। बनारस से तुम्हारे जाने के बाद मैं वापस अपनी मुहिम में जुटा हुआ था, जब आधी रात के वक्त घाट पर जलते हुए मुर्दे एकाएक उठ खड़े हुए। वुफ वुफ। ये क्या हो रहा है दोस्तों?
हुआ क्यों? वातावरण में तीव्र तामसिक ऊर्जा और पाप फैल रहा है डोगा। पहले तो बिन बुलाए वापस आने वालों का रिटर्न टिकट काटा मैंने। जानवरों, खासकर कुत्तों के पास तामसिक और पाप ऊर्जा को महसूस करने की शक्ति इंसानों से कहीं अधिक विकसित होती है। मेरे श्वान मित्र इस तामसिक ऊर्जा के उद्गम स्रोत तक मुझे पहुंचा सकते थे, लेकिन एक दिक्कत थी। कुत्ते कभी भी क्षेत्र उल्लंघन नहीं करते। यहाँ मेरी सहायता की मेरी डॉग स्क्वाड ने। मेरी डॉग स्क्वाड में यह स्पेशल फीचर है कि वे क्षेत्र अनुसार अपनी गंध बदल सकते हैं, जिससे हर कुत्ते को लगता है कि ये उसके ही क्षेत्र के कुत्ते हैं। इस तरह मैं और मेरे साथी यहाँ तक पहुंचे और पूरे रास्ते हमारा सामना पाप शक्तियों से हुआ। कोबी तूतन तू के अज्ञात आयाम में घुसपैठ करने और उसके दिमाग से मिली जानकारी के विषय में सॉरी सब कुछ नागराज को बताता चला गया। मैं भी यहाँ तुम्हें चेताने ही वापस आया हूँ नागराज। ड्रैकुला के निष्क्रिय होने के बाद स्थिति क्या है नगीना? कुछ खास अच्छी नहीं है। ड्रैकुला की तामसिक ऊर्जा तबाही का काफ़ी सामान दुनिया में ला चुकी है। तंत्र मुंड की संप्रेषण शक्ति संसार भर में घटित हो रही घटनाओं को जैसे उनके मस्तिष्क पटल पर प्रक्षेपित करती चली गई। बोकाराक्ष और तूतन खामन वापस आ गए। इनमें से एक बार में एक ही दुनिया खत्म करने को काफ़ी है। ये डबल डोज संसार झेल नहीं पाएगा। जिस डार्क एनर्जी से पोर्टल खोलकर उन्हें लाया गया है वही उन्हें वापस पोर्टल में भी भेज सकती है, और ऐसा या तो ड्रैकुला कर सकता है या फिर अनुबिस, जिसकी शक्तियों की मदद से ड्रैकुला ने पोर्टल खोला था। ड्रैकुला तो फिलहाल निष्क्रिय है। नगीना, क्या तुम अनुबिस का पता लगा सकती हो? मैं पहले ही कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन या तो अनुबिस दुनिया में है ही नहीं या फिर उसकी शक्तियों का स्तर मेरी शक्तियों से कहीं अधिक है, जिस कारण वह खुद को मेरी शक्तियों से छिपाए रखने में सक्षम है। इस केस में हमारी आखिरी उम्मीद ड्रैकुला है, जिसे अभी कुछ ही देर पहले हमने बहुत पापड़ बेलकर पकड़ा है। अभी अभी सुबह हुई है। आज रात होने से पहले अंतहीन की आत्मा वापस नहीं आएगी, और ड्रैकुला को कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ वही बता सकता है। हमें दुनिया भर में बाकी रक्षकों के साथ मिलकर अपने स्तर पर इन पापियों को रोकने की चेष्टा करनी होगी। या तो हम खुद इन्हें वापस भेजने का रास्ता ढूंढ लें, या फिर रात तक दुनिया को बचाए रखें जब तक अंतहीन वापस नहीं आ जाता। नागराज और बाकी रक्षक मिलकर दुनिया को नरक बनाने से बचाने की योजना बना रहे थे, परंतु वे सभी फिलहाल इस बात से अनभिज्ञ थे कि षड्यंत्रों और योजनाओं का महागणितज्ञ भी आज़ाद हो चुका था। आखिरकार अनंत समय धाराओं में भटकते हुए वह वापस धरती के वर्तमान समय में आने में सफल रहा। कमबख्त नागराज ने तो मुझे लगभग जीते जी ही मार दिया था। उस तामसिक ऊर्जा कृत आयाम द्वार से बाहर निकलने के बाद भी मुझे कई घंटे यहाँ रेत में पड़े खुद में जीवन संचार अनुभूति करने में वाय हो गए। सूर्य की ऊष्मा ताप न देती तो धमनियों में रक्त तथा विष संचार मध्यम पड़ जाता, जिसकी खबर संसार में सिर्फ एक उस शख्स को थी जो उसकी आज़ादी की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु समय, भाग्य, नियति, विधि का विधान, इन सबसे ऊपर खुद वह अंधेरे का खुदा भी नहीं था। आखिरकार ड्रैकुला ने कमाल कर ही दिखाया। उसे अपना प्रथम अनुयायी बनाते समय ही मैं जानता था कि ड्रैकुला मेरे सभी अनुयायियों में सर्वश्रेष्ठ होगा। विशंदर वापस आ गया। उस मूर्ख तू ने तो सिर्फ समय की बर्बादी की थी। तूतन खामन, विशंदर, बोकाराक्ष वापस आ चुके हैं। ड्रैकुला को फिलहाल काबू करने में नागराज भले ही कामयाब हो गया हो, लेकिन ड्रैकुला को आज़ाद होने में अधिक समय न लगेगा। तब तक इन पाप परिषद के मूर्खों को मुझे यहाँ उलझाए रखना है। यह दुनिया में मच रहे कोलाहल और उससे लड़ते नागराज और उसके साथियों में ही उलझे रहेंगे, बिल्कुल नागराज और उसके साथियों की तरह। जिस उद्देश्य पूर्ति हेतु उसे नागतांत्रिक विशंधर को समयधारा से वापस लाने की आवश्यकता थी, वह उसके हाथों से फिसल रही थी। नागतांत्रिक विशंधर, तो तुम वापस आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आगाह करने आया हूँ कि तांत्रिक सर्वजाति का भविष्य संकट में है। एक बहुत बड़ी महाशक्ति, यूँ समझ लो देव शक्ति, धरती वासियों, मानवों और इच्छाधारी नागों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है। ये नागराज वगैरह तो बस मोहरे हैं जो वैसे ही नाच रहे हैं जिस प्रकार उन्हें नचाया जा रहा है। रुको रुको, तुम ये क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी अभी अनंत समय धाराओं में गोते खाकर निकला हूँ। मेरी बुद्धि वैसी ठीक से काम नहीं कर रही। मुझे सारा माजरा सिलसिलेवार ढंग से विस्तार पूर्वक समझाओ। समझाता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ उसके कान बहुत लंबे हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ से निकलकर ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ उसके लंबे कान सुन ना सके और लंबी नाक सूंघ ना सके। इतनी देर में यह प्रथम अवसर था जब पापाध्यक्ष को झटका लगा था। यह क्या हुआ? कौन था वह लवादाधारी?
अपनी संपूर्ण ध्यान शक्ति लगाकर भी मैं उस लबादाधारी का पता नहीं लगा पा रहा। मेरी सच्चाई जानने वाला और मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाला ये कौन पैदा हो गया भला? मुझे कुछ करना होगा, लेकिन उससे पहले इन बेवकूफ़ों को उलझा दूँ। आने वाला घटनाक्रम यकीनन काफ़ी रोचक होने वाला है, लेकिन उससे पूर्व हम सभी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सम्राट ठोडांगा अपनी अधूरी कथा समाप्त करें। हे, मैं भी तो कब से उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो सुनो सब लोग, खूनी कबीले की नरबख्शी आत्माओं का सफाया करने के बाद भी नागराज अफ्रीका के जंगलों से नहीं गया, क्योंकि उसका निशाना तो मैं था। नागराज का और सम्राट ठोडांगा का पहला आमना सामना ही इतना हौलनाक और हैरत अंगेज था, जिसे सुनकर आप सभी थर्रा जाएंगे। लेकिन उससे पहले समय आ गया है कि दुनिया यह जाने कि कैसे एक अप्राकृतिक, अमानवीय, अभिशप्त प्राणी ने, जिसे उसका समाज डिर इंडोड बुलाता था, खुद को उसी साम्राज्य का सम्राट, उनका भगवान बना दिया। कैसे बना डिर इंडोड सम्राट ठोडांगा? डिर इंडोड, जो अफ्रीकी जनजातियों में बोली जाने वाली भाषाओं अफ्रीकांस के शब्द डिर अर्थात जानवर और जुलू भाषा के अर्थात इंडोड यानी आदमी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पशु मानव यानी एनिमल मैन। यह शब्द कोई उपाधि नहीं है। एक समय तक वास्तव में इसका प्रयोग अभिशप्त और अप्राकृतिक रूप से जन्मे बच्चों के लिए एक गाली की तरह किया जाता था। अफ्रीका के अंधेरे जंगल अथाह प्राकृतिक और अप्राकृतिक रहस्यों को अपनी जड़ों में सृष्टि की उत्पत्ति से छुपाए हुए, जिनसे बाहरी दुनिया पूर्णतः अनभिज्ञ है। सिर्फ इन जंगलों में रहने वाली जनजातियां और कबीले इन रहस्यों को जानते हैं। कबीलों के ओझाओं के अपने तरीके होते हैं बीमारियों से लेकर बुरी शक्तियों तक से लड़ने के लिए। फिर भी मलेरिया, टीबी, एड्स और इबोला जैसी जानलेवा बीमारियों के कहर से इन जनजातियों को बचा पाना इन ओझाओं के वश में नहीं था। और इस तरह अफ्रीका के जंगलों की धरती पर कदम पड़े मिशनरी संस्थाओं के। ये संस्थाएं दवा, उपचार और देखभाल के अलावा अफ्रीकी जनजातियों को शिक्षित कर रही थी। लेकिन मिशनरियों की आड़ में वहाँ धीरे धीरे पैठ बनाई ऐसी आतंकवादी संस्थाओं ने, जिन्हें घातक जैविक हथियारों पर शोध करने के लिए दुनिया भर की खुफिया संस्थाओं से दूर एक सुरक्षित स्थान चाहिए था, और लैब में प्रयोग करने के लिए चाहिए थे लैब रैट्स, जो कि अफ्रीका के भोले वाले आदिवासी थे। जानलेवा बीमारियों की जांच और उपचार के नाम पर आदिवासियों पर जानलेवा जैविक विषाणुओं के प्रयोग किए जाने लगे। उन्हें किसी खास परिणाम की अपेक्षा थी, जिसके पूर्ण न होने पर या प्रयोग असफल होने पर आदिवासियों को कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया जाता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हालाहाल पर्व के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।